मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मुझे आजकल लोग कह रहे हैं कि मैम वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करिए। एक्चुअली ना मैं कोई सा भी माइक लगा लूँ मेरी वॉइस क्वालिटी बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत गंदी हो रही है इस समय। जो मेरी आवाज़ पहले मुझे नहीं पता था कैसी थी, मगर आप लोगों ने कहा अच्छी है तो मुझे भी लगने लगा अच्छी है। लेकिन आजकल कुछ दिनों से मेरी आवाज़ जुखाम की वजह से बहुत ख़राब हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कि ना मुंह पर कुछ रख दिया हो फिर उसके बाद आवाज़ आ रही हो। तो दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ माइक एंड ऑल दैट, दिस इज़ माई प्रॉब्लम। और जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं वो प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी। देखिए मेरे हस्बैंड ने मुझे चश्मा ला के दिया है, क्योंकि बिना चश्मे के मुझे कुछ दिखता नहीं है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब जो है हम लोग, मैं आपका जूनियर सुपर टेट का तीसरा पेपर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो फुल लेंथ पेपर है। और वही पहली बार वही वाली चीज़ कह रही हूँ, बड़ी मेहनत के साथ तैयार करा है। और कल नहीं आ पाई थी, ये आपको भी पता है कि कल मैं क्यों नहीं आई थी। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। भाई यूपी एलटी ग्रेड की वैकेंसी जो है, कुछ लोगों ने पूछा कि कब तक आ रही है। तो यूपी एलटी ग्रेड की वैकेंसी मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में आ रही है। और भाई ये तैयारी शुरू करनी होती है ना, तो जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता, पहले से पहले ही पढ़ कर रखते हैं। तो इफ़ यू अगर आप तैयारी शुरू कर देंगे अभी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं ये नहीं कहती मुझसे ही पढ़ो, मगर तैयारी तो शुरू कर दो। कि ये थोड़ी हो कि जब एग्ज़ाम आए उससे 10 दिन पहले किताब खरीदते फिर रहे हैं, तो ये मत करिएगा, ठीक है। चलो, ये वैसे मेरा बैच चल रहा है एलटी ग्रेड इंग्लिश का, और अगर कोई भी व्यक्ति उसको डेमो लेना चाहता है तो वो जो है हमें कॉल कर सकते हैं। और मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ, बस यूट्यूब पे समय कम देती हूँ। तो बस ये देखो, इसके अलावा हमारा KVS NVS का बैच, हरियाणा वाला DSSB PGT, KVS PGT DSSB PGT और हरियाणा PGT का बैच भी हमारा स्टार्ट हो गया है। RPSC का भी स्टार्ट करने वाली हूँ। चलो भाई, आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रही हूँ और ज़रा 2 मिनट ध्यान से देखना, ठीक है जी। एन अमेरिकन पोएट इज हेल्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका। ये जो मैंने इसमें क्वेश्चन लिए हैं, ये 40 क्वेश्चन अमेरिकन राइटर्स के हैं, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, फिर उसके बाद ग्रामर के हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एन अमेरिकन पोएट इज हेल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका। कौन से पोएट को अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव पोएट माना जाता है? तो द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका इज, कहाँ गए बेचारे वॉल्ट विटमैन। देखो ये ना PDF में यही प्रॉब्लम हो जाती है। वॉल्ट विटमैन, दैट्स वॉल्ट विटमैन। The answer is Walt Whitman. He is hailed as the representative poet of America. Now the next question is, I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall assume, and every atom belonging to me as good belongs to you. From which of the following poems have these lines been quoted? Emerson's Each and All, Whitman's Song of Myself, एडगर एलन पो या विलियम कलन। ये लाइंस ली गई हैं वॉल्ट विटमैन की पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय हेमिंगवे? इनमें से कौन सा नॉवल हेमिंगवे के द्वारा नहीं लिखा गया? तो हेमिंगवे के द्वारा द ग्रेट गैट्सबी नहीं लिखा गया, बाकी सारे नॉवल उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। Farewell to Arm, For Whom the Bell Tolls, The Old Man and the Sea. In Hemingway's The Old Man and the Sea, the old man hooks a fish. What is the fish called? Old Man and the Sea हेमिंगवे की वो नॉवल है जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। और इस नॉवल में उन्होंने मैन स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर दिखाया है। इसमें जो उन्होंने फिश दिखाई है वो दिखाई है मार्लिन। तो वो फिश है दैट इज़ मार्लिन, मार्लिन फिश है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, whose collection of poem is called लीव्स ऑफ ग्रास? लीव्स ऑफ ग्रास जिसे बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, ये लीव्स ऑफ ग्रास जो कलेक्शन ऑफ पोएम है ये वॉल्ट विटमैन का है। तो दैट इज वॉल्ट विटमैन्स पोएम। अब भाई मेरी आवाज़ आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही होगी, मगर मैं क्या करूँ, मेरी आवाज़ ऐसी ही हो रही है और मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, फिर मैं गर्म पानी भी पी रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ, मगर मेरी
कोरोना होने के बाद मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो गई है और इस वजह से मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कम से कम 15 से 20 दिन तक चलती ही चलती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर मेरे कोई छोटी सी चोट भी लग जाती है ना तो वो मतलब 10-15 दिन तक वो पकती है, तब जाके वो ठीक होती है। अब ये कोरोना के बाद मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत बहुत कम हो गई है। ये तो सिर्फ मेरी विल पावर है जिस पर मैं चीज़ों को करती हूँ, नहीं तो कोरोना ने तो मुझे जो है बिल्कुल ही जो है बस परेशान करने में कहीं का नहीं छोड़ा था। Who has written a poem on the assassination of President Abraham Lincoln after the American Civil War? किसने लिखी है ये पोएम उनके असैसिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट पे? प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की जब हत्या कर दी गई थी तो एक शिप मेटाफर को दिखाती हुई, ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर को दिखाती हुई एक पोएम लिखी है। किसने लिखी है? वॉल्ट विटमैन के द्वारा वो पोएम लिखी गई है। अब पोएम का नाम मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि नीचे वही क्वेश्चन है। Walt Whitman wrote a poem on the assassination of President Abraham Lincoln. अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर उन्होंने एक पोएम लिखी है और उस पोएम का नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन। वैसे तो उन्होंने इनके लिए एलिजीज और भी लिखी हैं, जैसे व्हेन द लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग, और इसके अलावा लेकिन ये जो है ये एक्सटेंडेड मेटाफर है ओ कैप्टन माय कैप्टन। उसके बाद हम बात करते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम एनिमल्स। एनिमल्स पोएम का ऑथर कौन है? तो एनिमल्स पोएम का ऑथर जो है वो वॉल्ट विटमैन है, जहां पर वो एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग से सुपीरियर मानते हैं। Something is more immortal than the stars, many the burials, many the days and nights passing away, something that shall endure longer than lustrous Jupiter, from which poem of Whitman's are these lines taken? A song of myself, on the beach at night, oneself I sing, passage to India. The answer is on the beach at night. ये वॉल्ट विटमैन की पोएम है ऑन द बीच एट नाइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the central theme of Whitman's poem Passage to India? Don't get confused. A Passage to India is a novel which is written by E.M. Forster and Passage to India is a poem which is written by Walt Whitman. और ये जो पोएम है ये स्पिरिचुअलिज्म और ट्रांसेंडेंटलिज्म पर आधारित है। तो ये पोएम जो है स्पिरिचुअलिटी से भरी हुई है, यानी कि आध्यात्मिकता से। तो दिस पोएम इज फिल्ड विद स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म। इन विच नॉवल बाय हेमिंगवे डज सेंटियागो फिगर? सेंटियागो नाम का कैरेक्टर हेमिंगवे की कौन सी नॉवल में आता है? तो दैट इज द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी में ये कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। Now the next question is Brett Ashley is the central character in one of Hemingway's novels. Which one is the following? तो ब्रेट एशले जो हमें देखने को मिलते हैं दैट ये एक्चुअली कैरेक्टर्स में से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, हालांकि आई डोंट नो। भाई देखिए एक चीज़ ये याद रखिएगा, जूनियर का किसी को नहीं पता कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और एक चीज़ जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम कौन से राइटर्स प्रिपेयर करें, क्या करें, मैं आपको एक ऑनेस्टली एक चीज़ बताती हूँ। आई एम जस्ट अ नॉर्मल एंड सिंपल ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक यू। जैसे आप लोग हैं वैसे ही मैं भी हूँ। मैं किसी उसमें नहीं हूँ, बस मेरा एक एक्सपीरियंस है, 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिससे मुझे जो चीज़ ठीक लगती है वो पढ़ाती हूँ। भगवान की इतनी कृपा है कि जो पढ़ाती हूँ वो एग्ज़ाम में आ जाता है, लेकिन मुझे वाकई में इसका ये नहीं पता, क्योंकि ये एग्ज़ाम कभी हुआ ही नहीं, तो नहीं पता कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। इसीलिए मैंने अपनी तरफ से तैयार करा है। आप खुद भी देख सकते हैं, सो मेनी पीपल मतलब पहले लोग पढ़ा रहे थे मगर फुल लेंथ पेपर इसलिए लोग तैयार नहीं कर रहे, बच रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस तैयार करना मतलब वाकई में एक बहुत ऐसा मेहनत का काम है। तो इसीलिए मुझको भी नहीं पता कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक अपनी गट फीलिंग पर चल रही हूँ, जो ठीक लग रहा है वो कर रही हूँ। इसमें कईयों ने कहा मैम 6 to 12th के वो राइटर्स करा दीजिए। बात ये है उसमें साफ साफ सिलेबस में मेंशन्ड है कि आपको ग्रेजुएशन लेवल आना चाहिए।
अब ये जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है ना और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन में और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कई यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएशन में लगी हुई है। तो दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड यूपी के उसमें। तो 6 to 12 कहाँ से आ गया ये मुझे भी नहीं पता कि ये कहाँ, और क्या उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे व्हेन दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। तो वही क्वेश्चंस मैंने इसमें जो है वो उठाए हैं। ठीक है, नाउ ब्रेट एशले जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है नॉवल द सन ऑल्सो राइजेस में। द सन ऑल्सो राइजेस। When did Hemingway receive the Nobel Prize for Literature? Hemingway को नोबेल प्राइज मिला था 1954 में। Who wrote Men Without Women, a collection of short stories? Men Without Women, a collection of short stories किसके द्वारा लिखा गया है? It is written by Hemingway. Hemingway के द्वारा ये लिखा गया है। Which of the following novels of Hemingway is set against the background of the Spanish Civil War? Spanish Civil War के बैकग्राउंड में कौन सा जो है वो नॉवल लिखा गया है? Sun Also Rises, For Whom the Bell Tolls. That is For Whom the Bell Tolls. ये है For Whom the Bell Tolls. Hemingway's Winter Take Nothing is. Winter Take Nothing क्या है? It's a collection of short stories. ये collection of short stories है Hemingway के द्वारा। In which work Hemingway celebrated bullfighting? Hemingway ने bullfighting किस में celebrate करी है? तो वो celebrate करी है Death in the Afternoon में। Death in the Afternoon में उन्होंने बुल फाइटिंग को बताया है, बुल फाइटिंग को सेलिब्रेट करा है। सन ऑल्सो राइजेस का हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द सन ऑल्सो राइजेस? सन ऑल्सो राइजेस के जो मुख्य कलाकार है दैट इज जेक बार्नेस। जेक बार्नेस इज द मेन कैरेक्टर। विच नॉवल ऑफ हेमिंगवे इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ मैन स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर? ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था जिसके लिए हेमिंगवे को नोबेल प्राइज भी मिला था। दैट इज द ओल्ड मैन एंड द सी। Which novel of Hemingway won him the Nobel Prize for Literature? That is The Old Man and the Sea. Old Man and the Sea के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। Who encouraged Faulkner to write novels? Faulkner जो कि बेसिकली पल्प फिक्शन के लिए भी जाने जाते हैं, उनका कौन किसने उनको एनकरेज करा था लिखने के लिए? तो दैट इज एस एंडरसन। एस एंडरसन ने उनको एनकरेज करा था लिखने के लिए। When did Faulkner's first novel Soldier's Pay appear? Soldier's Pay appear हुआ था 1926 में। Who wrote The Sound and Fury? Sound and Fury जिसका टाइटल मकबथ से लिया गया है वो लिखा गया है फॉकनर के द्वारा। When did Faulkner receive the Nobel Prize? Faulkner को नोबेल प्राइज मिला है 1949 में। He received the Nobel Prize in 1949. What was the original title of Hemingway's novel The Sun Also Rises? Hemingway के नॉवल The Sun Also Rises का जो ओरिजिनल टाइटल था that was Fiesta. उनके नॉवल ओरिजिनल क्या, उनके नॉवल का ये टाइटल रखा गया था फिएस्टा। ये क्वेश्चन सही नहीं है, इसको मैं छोड़ रही हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। Which one is a collection of poem of Robert Frost? A Boy's Will, North of Boston, Mountain Interval, all of these. ये सारे के सारे उनके collection of poems हैं। Now, in which collection of poems of Frost are his poems Mending the Wall and Death of the Hired Man included? तो ये कौन से collection में है उनके? तो that is North of Boston, Boy's Will, Mountain Interval, A Witness Tree. That is north of Boston. Frost's poem Birches and the Road Not Taken are included in his poetic collection Mountain Interval. Now the next question is, whom did Frost describe as the only brother ever I had? Frost ने किसको कहा है the only brother ever I had? That is E. Thomas. Who described Frost's philosophy
as simple woodland philosophy, that is N. Douglas, who called Frost a poet of terror. ये कहा है ट्रिलिंग के द्वारा, ट्रिलिंग के द्वारा ये कहा गया है. Which of the following has been called a proletarian epic? देखिए, हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी, फिजरॉल्ड्स द ग्रेट गैट्सबी, स्टीनबैक्स द ग्रेप ऑफ रेथ, ये भी प्रोलेटेरियन नॉवल है. लेकिन प्रोलेटेरियन एपिक जो कहा जाता है फॉकनर्स लाइट इन ऑगस्ट, लाइट इन ऑगस्ट को कहा जाता है. Who is the protagonist in हेमिंगवेज नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी? ओल्ड मैन एंड द सी का प्रोटैगनिस्ट है, मेरे ख्याल से कैप्टन ये रिपीट हो गया है, सेंटियागो. सेंटियागो जो है वो उसका प्रोटैगनिस्ट है. एब्सलम, एब्सलम इज अ नॉवल रिटन बाय, एब्सलम, एब्सलम जो वर्क है वो लिखा है फॉकनर ने. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव? ये बर्चेस की लाइन्स हैं. बर्चेस किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है. तो ये लिखी है लाइन्स हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की. Which is a great patriotic poem by Robert Frost. Robert Frost की जो patriotic poem है that is The Gift Outright. When Kennedy took the office as President of America, Frost was invited to recite one of his poems on this occasion. Which of the following poems did he recite? Frost को पढ़नी थी कोई और poem, but वो नहीं पढ़ पाए. उन्होंने जो poem कैनेडी जब president बने थे तो उन्होंने जो poem recite करी है उस poem का नाम है The Gift Outright. That was The Gift Outright. Now the next question is, when Jawaharlal Nehru died, 4 lines of a poem by Frost were found written in his own hand under the glass of his table. From which poem were they quoted? पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो फ्रॉस्ट की सबसे ज़्यादा पसंदीदा पोएम थी वो थी स्टॉपिंग बाय द वुड्स, और इसकी लाइन्स थी माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. हर व्यक्ति जो भी बहुत ही खूबसूरत लाइन्स हैं कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और ये लाइन्स हैं स्टॉपिंग बाय वुड्स. अब ये हुए आपके लिटरेचर के क्वेश्चंस. अब आप यहाँ पे नहीं, अभी एक और है. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ फॉकनर इज बिलीव टू बी मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल? फॉकनर का सबसे ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है रिवर्स, दैट इज रिवर्स. आइडेंटिफाई, अभी ये लैंग्वेज के क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई अ वर्ड फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज विच इज कॉमन इन यूसेज. तो जो वर्ड बहुत ही कॉमन इन यूसेज है दैट इज बीफ. बीफ जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है जो इंग्लिश में अब बहुत कॉमन है. आफ्टर रीडिंग सेंट पॉल्स एपिस्टल टू द हिब्रूज, होमर एंड वर्जिल आर डिस्गस्टिंगली टेम टू मी, मिल्टन हिमसेल्फ बेयरली टॉलरेबल. Who said these words? ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है. ये लाइंस कही गई हैं कॉलरिज के द्वारा. ये लाइंस है S.T. कॉलरिज के द्वारा कही गई. The Old English has been called the period of. Old English को कहा जाता है period of full inflection. फुल इन्फ्लेक्शन कहा जाता है. इन्फ्लेक्शन मीन्स कि जब वर्ड्स में कुछ ऐड कर दिया जाता है, एस कर देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, और ईडी वगैरह ऐड कर देते हैं वर्ब की फॉर्म में चेंज हो जाता है. तो इस जो इन्फ्लेक्शंस होते हैं तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड को कहा जाता है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड हैज़ बीन कॉल्ड द पीरियड ऑफ फुल इन्फ्लेक्शन. In the 18th century, the need for standardization and regulation of English was summed up in the word ascertainment. Ascertainment का मतलब होता है to find out the truth with certainty. तो 18वीं सेंचुरी में इंग्लिश को ये कहा सकता है ascertainment to find out the truth कि भाई स्टैंडर्ड पैटर्न, स्टैंडर्ड चीज़ों को जो है वो किया जाने लगा. तो यहाँ पर ascertainment इसे कहा जाता है. A proposal for correcting, improving and ascertaining the English tongue is the title of the letter by. कि इंग्लिश टंग को ascertain करना, to find out the truth, correct करना, ये लेटर था. ये किसके द्वारा लिखा गया था? It was written by Swift, Jonathan Swift. Now the next question is the Rudiment of English Grammar. ये बुक का नाम है. ये किसने लिखी है? It is written by Joseph Priestley. By Joseph Priestley. Which Anglo-Irish writer
proposed the creation of an English academy to regulate English uses and ascertain the language. Anglo-Irish हैं जोनाथन स्विफ्ट, ये जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा दिया गया प्रपोजल था. Which language is the most closely related to modern English? कौन सी लैंग्वेज इनमें से मॉडर्न इंग्लिश से सबसे ज़्यादा मिलती है? तो दैट इज आइसलैंडिक. आइसलैंडिक भाषा सबसे ज़्यादा मिलती है. सिनेवुल्फ रॉट ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश? सिनेवुल्फ जो लिखा करते थे, ही यूज्ड टू राइट ड्यूरिंग अर्ली ओल्ड इंग्लिश. When part of one word is combined with part of another in order to form a new word, carrying with it the ideas behind both the original terms is known as. जब दो words को मिला दिया जाता है, एक का पहला हिस्सा एक का बाद का हिस्सा, तो उन words को कहा क्या जाता है? जैसे आप ये मान के चलिए, smoke और fog, इसका ये मिला दें तो इसे पोर्टमोंट्यू वर्ड कहा जाएगा. तो जब पोर्टमोंट्यू वर्ड है, एक का आगे का हिस्सा एक का पीछे का हिस्सा मिला दें, दैट इज नोन एज पोर्टमोंट्यू वर्ड. विच अमंग इज एन एग्जांपल ऑफ पोर्टमोंट्यू वर्ड? दैट इज मेलोड्रामा. मेलोड्रामा इज अ पोर्टमोंट्यू वर्ड. Identify the word that is derived from Greek language. इनमें से कौन सा वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है? दैट इज फिनोमिनन. फिनोमिनन लिया गया है. आइडेंटिफाई द वर्ड दैट बोरोड फ्रॉम लैटिन, सॉरी, हाँ ये कौन सा हो गया ये? क्राइटेरियन. ये मैं थोड़ा सा इस वाले में कंफ्यूज हो गई थी कि ये है या ये है. इसका है आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज ब्रॉट फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश. जो लिया गया है दैट्स फॉर्मूला. फॉर्मूला ये लिया गया है. फिनोमिनन ग्रीक भाषा से लिया गया है. फॉर्मूला जो लिया गया है वो लैटिन भाषा से लिया गया है. और इसके बाद है हमारा 55, आइडेंटिफाई अ वर्ड दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम डच लैंग्वेज. इंग्लिश जो है मिली जुली, इट्स अ मिक्सचर ऑफ कंपोजिट वर्ड्स, कंपोजिट लैंग्वेजेस. तो आइडेंटिफाई अ वर्ड दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम डच लैंग्वेज, दैट इज लैंडस्केप. और आपको पता है शैम्पू जो है ना वो इंडियन वर्ड है. शैम्पू इज एन इंडियन वर्ड. इन लिंग्विस्टिक्स, डैश इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स, how they are formed and their relationship to other words in the same language. Linguistics में किसको कहा जाता है कि भाई शब्द कैसे बने, उनका अन्य शब्दों के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो उसे कहा जाता है मॉर्फोलॉजी. दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी. द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड लॉजिक्स कंसर्न विद मीनिंग. जो मीनिंग से है दैट इज सिमेंटिक्स. सिमेंटिक्स जो होता है वो मीनिंग से संबंधित होता है. Dash is a polite word or expression that is used to refer to things which people may find upsetting or embarrassing to talk about. एक बुरे शब्द को एक अच्छे शब्द से बदल देने को क्या कहा जाता है? पहले इन्हें हटाऊं. Euphemism. That is known as euphemism. A dash is a grammatically simplified means of communication that develops between two or more groups that do not have a language in common. जब लैंग्वेज कॉमन नहीं होती तो एक ग्रामेटिकली सिंप्लीफाइड वर्ड्स को यूज़ किया जाता है. इन्हें कहा जाता है जैसे पिजिन. इसे कहा जाता है पिजिन जो है वो कहा जाता है. ये भाषा के अलग अलग है, पिजिन, क्रियोल, ऑल दैट. What is the dialect of the working class of East End London? लंदन के जो कामगार लोग हैं यानी कि जो निचले वर्ग के लोग हैं, उनका जो बोलने का जो लहजा है उसे क्या कहा जाता है? उस डायलेक्ट को कहा जाता है कॉकनी. दैट इज नोन एज कॉकनी. अब यहाँ तक आज इतना ही करवा पा रही हूँ. एक्चुअली इससे ज़्यादा की हिम्मत नहीं पड़ रही है मेरी. 40 क्वेश्चन अभी और थे, वो मैं आप लोगों को कल करवा दूंगी. ग्रामर तो अपने आप वैसे भी आप लोग कर लेते हैं. 60 क्वेश्चंस मैंने इस पे कराए. अब इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं हो रही है.
तो बस मैं आज आपको इतने ही क्वेश्चन करवा पा रही हूँ. सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी. थैंक यू वेरी मच.